नाम पुष्पेंद्र तिवारी है, आई होप आप लोग देख रहे होंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने जो आता है, डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन। आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे जैसे भी देख लो। जैसे व्हाट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर फॉर्म नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू render service their members and the public, such as organization, other clubs, hospitals, libraries and etc and charitable religious, मतलब मंदिर अंदर ये सारी चीज में आ जाती हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के आपको उसकी मीनिंग के बारे में इतना जान लेना है कि जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि हमको प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं होता है। ठीक है, अब आप ये ना कहना आज के समय जो स्कूल्स होते हैं, तो स्कूल वगैरह जो कॉलेजेस होते हैं, ये सब नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। लेकिन अब जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो एज अ कंपनी रजिस्ट्रेशन, एज अ ग्रुप रजिस्ट्रेशन होता है। आपने बहुत बार इंस्टीट्यूट का नाम फलाना इंस्टीट्यूट, फलाना ग्रुप, ढिमका ग्रुप सुने होंगे, तो वो एज अ कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, इसलिए वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आ जाता है। ठीक है, these non-profit seeking entities exist with the primary motive of providing service। इसका मतलब मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना, बस और कुछ नहीं। बाकी प्रॉफिट ऑफिट का मतलब वो नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास आता है, इसमें सर्विसेज होती हैं, उसके बाद फिर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, जैसे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बनता है, और फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है, फिर इसका भी बैलेंस शीट बनता है। तो इस हिसाब से हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, क्या क्या सर्विस हो आप देख लीजिएगा, आपके सामने इन पॉइंट्स को आप पढ़िएगा, आप खुद पढ़ के अब हमको मतलब हमको बताइएगा। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों को अगर आप समझते हो, आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बहुत बेसिक पॉइंट्स दिए गए हैं। एज द मेन एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट द अर्न प्रॉफिट, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं, इनका मेन काम का मेन एम क्या है कि वेलफेयर के लिए है। मतलब किसी का सेवा भावना के पर्पज से जब कोई काम किया जाता है तो उसे नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, माने कि किसी की मदद, या जैसे मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रोड पर कपड़े, आजकल ठंडी है तो कंबल वगैरह बांट रहे होंगे, तो वो भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आ जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे वो आ जाते हैं, क्या होते ही हैं, उसके बाद फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनल अकाउंट होता है ये क्या होता है। अब देखो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ इस पॉइंट्स का, तो मेरे पास नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो प्रिपेयर्ड देयर फाइनल अकाउंट। भाई अपना अकाउंट इतना जान लो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तो अपना फाइनल अकाउंट देखती है। आखिर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भले ही है, लेकिन उसमें जो खर्चे हैं तो ये चीज देखेंगे हमने, कितना पेमेंट किया, कितना लाया, कितना रखा, कितना बचा हुआ है, हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें देखी जाएगी। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या था, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। दूसरा बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उससे हमारा बैलेंस शीट रेडी हो जाता है। ठीक है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में क्या आता है, कितना पैसा हमें रिसीव हो, कितना हमने पेमेंट करा, चाहे जिस के लिए पेमेंट किया हो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ। बैलेंस शीट में हमारी एसेट एंड लायबिलिटी को इंक्लूड करा जाता है। अब आता है हमारा रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप पढ़ेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे पॉज कर लो वीडियो, इसको चीज को पढ़ लेना। जब पढ़ लेंगे आप तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, जब आप नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझ आता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता तो मजा भी नहीं आएगा। अगला पॉइंट हमारे पास आ गया, जरा जस्ट अ मिनट प्लीज, एक मिनट। ओके, तो पॉइंट्स पे आते हैं। अब हमारे पास ये जो सामने दिखा है एग्जांपल के लिए क्या दिया गया है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो आपके पास रिसिप्ट्स में कितने पैसे आए, माने टू बैलेंस बीटी आपके पास इतना कितना रहा, 1240 था, $1240। और उसके बाद टू एनुअल सब्सक्रिप्शन $1630 आपको मिला है। लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ मेंबरशिप फीस जो आपको मिली $250 मिली है। एंट्रेंस फीस $240 मिली है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 180 मिला है। सैलरी रिसिप्ट आपको 50 मिला, ये आपको मिला है। आपने पेमेंट के किया है। बाई जनरल एक्सपेंस आपने कुछ फालतू मतलब सामान्य रूप से कुछ खर्चे $550 के, सैलरी वगैरह आपने दिया $550, फर्नीचर के लिए $800 खर्च किया, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस के लिए $500 खर्चे किए। अब प्रिंटिंग स्टेशनरी 125 और रिपेयर्स के लिए 150, और बैलेंस आपके पास जो है नुकसान, मतलब आपका जो नुकसान हुआ $915 का, इसका मतलब आपके पास कमी आई है। ठीक है,
अगर आपका इस साइड में आता है कुछ एक मिनट पेन ले लो एक। अगर आपका कुछ इस साइड आता है तो आपका लॉस में है, इस साइड आता तो आप प्रॉफिट में हो। आई एम सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में पता ही होगा, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में आपको बहुत भली बात ही पता होगा मेरे हिसाब से, जो मुझे ऐसा लगता है भाई कि कितना इनकम और कितना खर्चा हुआ। ये आपके सामने जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो बन करे कर लो, मगर इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जब आप पढ़े रहेंगे तभी आपको बेहतर समझ में आएगा, जब नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। तो एक बार इसको पढ़िएगा, बड़ा इजी पॉइंट्स में लिखा है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सभी प्रकार के इनकम्स और सभी प्रकार के एक्सपेंडिचर को इंक्लूड किया जाता है। अब आपका स्पेशल फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का स्पेशल फीचर्स, पहली बात तो ये नॉमिनल अकाउंट पर बेस्ड होता है। नॉमिनल अकाउंट का काम क्या होता है आपको पता है, आपने गोल्डन रूल पढ़ा होगा मेरे हिसाब से। तो नॉमिनल अकाउंट में जो पॉइंट्स में हमारे पास, जैसे जो ये वाला पॉइंट दिया गया है, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट, जिसमें हमारे ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट एंड ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट होता है। तो यही तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट बेस, पूरा नॉमिनल अकाउंट पर बेसिस होता है पूरा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं और ये आपने 11th में पढ़ लिया है। अगर नहीं पढ़े हैं तो भी आप इस पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। और सेकंड पॉइंट में नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, इसमें कोई ओपनिंग और कोई क्लोजिंग बैलेंस होता ही नहीं है, ठीक है। उसका दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर इन विच द प्रॉफिट, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जैसा ही इसको बनाया जाता है। और कहते हैं एज सच ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू करंट ईयर सच एज डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अर्न, मतलब कोई भी नौटंकी होती है सारी की सारी इंक्लूड करी जाती है। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। और ओनली आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर आर रिकॉर्डेड इन इट, इसमें केवल रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को रिकॉर्डेड किया जाता है। एंड ऑल कैपिटल नेचर आइटम्स इज आर इग्नोर्ड, और सारे कैपिटल नेचर के एसेट को इग्नोर कर दिया जाता है। आगे पॉइंट में हमारे पास आता है, देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक फॉर्मेट दिया गया है, आप इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके एक बार नहीं 2-3 बार देखेंगे, आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की जब बात करते हैं तो हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन द रिसीव्स एंड पेमेंट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखो भैया, ये इसलिए हमने ऐसा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो, चाहे इन दोनों के बीच का डिफरेंस अलग आता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अलग, या तो रिसीव्स एंड पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। आप इस पॉइंट्स को याद रखिएगा और ध्यान दीजिएगा, ये अपना बेसिस डिफरेंस जो होता है, अगर आप इसको जान गए तो आपको कोई चीज जानने की जरूरत नहीं होगी। आपको बेसिस पता है, आपको मीनिंग पता है, आपको डेमेरिट्स पता है, डिमेरिट्स पता है, क्या क्या पॉइंट आने चाहिए, वो सारी चीजें पता होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, हम आराम से वो चीजें कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा कि बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के बारे में आपको पता है, जस्ट अ प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न्स एज अ बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड इवन बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू सॉ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द लास्ट। कह रहा है कि जैसे प्रॉफिट वाला बिजनेस होता है ना, जैसे प्रॉफिट वाले बिजनेस के लिए जो है बैलेंस शीट बनाया जाता है, वैसे इसके लिए भी बैलेंस शीट बनाया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बैलेंस शीट रिमेनिंग आफ्टर द ट्रांसफर और ऑल रेवेन्यूज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स टू बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब कुछ जो बचा हुआ था उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसका इन अदर वर्ड्स इट कंटेन्स ओनली कैपिटल आइटम्स, असेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल फंड। मतलब इस हिसाब से सारे पॉइंट्स, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं आपके सामने। इन चीजों को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आप एक बार देख लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा। अगर आप समझ जाते हो एक बार तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बेहतर तरीके से समझ जाओगे, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, एक बार रोक के वीडियो पॉज करके उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एक बार 2-3 बार देखेंगे तब जरूर समझ में आए। देखिए, फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के एक फॉर्मेट दिए गए हैं। देखो, इस बैलेंस शीट का फॉर्मेट, आप इस फॉर्मेट को एक बार देख लीजिए कि जिसमें आपका आउटस्टैंडिंग सैलरीज है केवल इधर, और इधर हमारे कैश इन हैंड 4000 रुपये, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15000 है, इन्वेस्टमेंट भी 15000 है, फर्नीचर भी 1000 है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हमारे पास क्या है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हमारे पास 2000 है। इस हिसाब से देखा जाए, और अगर दोनों की बैलेंसिंग देखी जाए तो हमारे पास 2000 का आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब हमारा कैपिटल फंड कितना है, जो हमारी बैलेंसिंग फिगर होती है ना, ये हमारी कैपिटल फंड होती है। इसका मतलब हमारे पास 8000 रुपये कैपिटल फंड में है, ठीक भाई। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे जब हम आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आई एम वेरी सॉरी,
सम इम्पोर्टेंट रिलेटिंग टू द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके अगर आपको थ्योरी लिखना पड़े तो आप थ्योरी लिख सकते हैं, बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है, इन दोनों पॉइंट का रोक के वीडियो पॉज करके जरूर पढ़ लेना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके 2 नंबर के भी पूछे जाते हैं, आपके ऑप्शनल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सो प्लीज इसको जरूर पढ़िएगा। अगला पॉइंट ये भी उसी का पार्ट है, तो आप इसको चीजें जनरल डोनेशन हो गया, डोनेशन ऑफ बिग अमाउंट्स हो गया, जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट हो गया, केवल डोनेशन हो गया, सब नौटंकी, ये सारी चीजें आपको बेहतर पता होनी चाहिए, ठीक है। अगले पॉइंट्स में ये भी हमारा लेगेसी माने वसीयत होता है, सेल ऑन ओल्ड असेट, पुराना कोई मशीनरी वशीनरी बेच बार डाले हों, ठीक है, सेल ऑन ओल्ड न्यूज़पेपर या स्पोर्ट्स मटेरियल, कुछ मान लो कि बैट वगैरह रखा होगा, लकड़ी के भाव बेच दिए, खराब हो गया होगा, मान लो फुटबॉल वगैरह है, कबाड़ा के भाव बेच दिए, तो ऐसे बहुत सारी चीजें, मतलब वो तो कुछ न्यूज़पेपर जो डेली आता है पढ़ने के लिए, मान लो इकट्ठा हो गया उसको बेच दिए, तो इन सब चीजों का भी ये भी हमारे लिए पैसा होता है। और रिसिप्शन पेमेंट्स में मतलब रखा जाता है और इनकम एक्सपेंडिचर में भी रखा जाता है, भाई हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है, इस बेसिस पे सारे पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स पे लेगेसी क्या होता है, सेल ऑफ असे ओल्ड असेट क्या होती है, सेल ऑन ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल्स ये क्या होते हैं, इन सभी पॉइंट्स को गौर से एक बार पढ़ लेना भाई, एक बार पढ़ने की जरूरत है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ेंगे तो आपका दिमाग दिमाग कुछ एक्सेप्ट करेगा और आप अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हैं ठीक है। अगला पॉइंट हमारा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, जैसे बहुतों का डिमांड होता है भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप एक दो करवा दीजिए, तो भाई देखो आपके सामने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बढ़िया सा दिया गया है, जिसमें फॉलोइंग द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1993, 1993 के अकॉर्डिंग दिया गया है, मुझे जो मिला मैंने ले लिया। इस हिसाब से देखा जाए तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हमारे पास दिया गया है, हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना देना है, ठीक। तो हमारे सामने जो भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आप एक बार देख लो, ठीक है, जिसमें बैलेंस बीडी हमारे पास क्या है, 1/1/1993 में 2300 था, जिसमें सब्सक्रिप्शन आया 56,400 यानी 56,400, टू इंटरेस्ट 300, टू डोनेशन हमारे पास 6,000 एंड उसके बाद हमारे पास डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग बनवाने के लिए कुछ लोग डोनेशन दिए हैं तो 50,000 रुपए दिए हैं, मैच फंड 10,000 दिए हैं, मिसलिनियस रिसिप्ट कुछ एक्स्ट्रा मतलब इधर उधर के छोटे छोटे जो रिसिप्ट होते हैं 430 रुपए, ठीक है, और टू सेल ऑफ ग्रॉस मतलब टोटल ग्रॉस सेल हमारे पास 100 का मतलब हुआ है। अब इसके बाद बाई मैच एक्सपेंसेस, कुछ मैच एक्सपेंसेस 6800 का हुआ, तो ये मतलब ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स यानी एक्सपेंस यानी कि पेमेंट आपने दिया, रेंट दिया होगा, सैलरी दिया होगा, सैलरी एक्सपेंस दिया होगा, इन्वेस्टमेंट कुछ परचेज किए होंगे तो पेमेंट किए आप, इसका मतलब पेमेंट हुआ, और न्यूज़पेपर खरीदे तो पेमेंट हुआ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे तो पेमेंट हुआ, इसमें 18,780 रुपए का जो है डिफरेंस आ रहा था, इसका मतलब इतना ज्यादा खर्चा हुआ है, ठीक है। एक मिनट जरा इसको जरा एक बार पढ़िए, आप एक बार देखो कोई कुछ क्या है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आई एम वेरी सॉरी लुट। अब देखो ये आपके पास कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह दिए गए, कुछ एडिशनल डिटेल्स उसी क्वेश्चन के हैं, ये एडिशनल डिटेल्स, ठीक है, जो पीछे आपने क्वेश्चन पढ़ा। अब उसका प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st December 1993 and a balance sheet as on the date after depreciating furniture by 20% and sports equipment by 25%। अब आप यहाँ क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आप पहले इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, ठीक, इसको पढ़ेंगे अच्छे से, वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जब आपको टाइम मिले, और उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को आप देखिएगा, ये उसी का जो आप समायोजनाएं हिंदी में बोलते हैं, फिर उसके जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती हैं वो हैं, और ये हमें ये फाइंड कर ये हमको करना है, हमको क्या प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना है, 1993 का अकाउंट देखना है, हमारे बैलेंस शीट एज ऑन द डेट ऑफ डेप्रिसिएटिंग फर्नीचर बाय 20% फर्नीचर डेप्रिसिएट हुआ एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25% डेप्रिसिएट हुआ है। इस बेस पे अगर हम पॉइंट्स को समझते हैं तो देखो हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले एसेट एंड लायबिलिटीज हमारा एक बैलेंस शीट का सॉल्यूशन है, ठीक है।
अब हमारी ये बैलेंस शीट रेडी हो गई। अब आप बताओ, जो हमने वहाँ और एक मिनट को, जो हमने वहाँ पॉइंट्स दिए थे, कैश इन हमारे पास 2300, वहाँ दिया गया। एडिशनल सब्सक्रिप्शन हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे पास 4000 है। इन्वेस्टमेंट हमारे 12000 है। फर्नीचर हमारे पास 10,000 का है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 का है। और हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने 2000 जो खर्च पेमेंट करा था वो है। हमारे पास टोटल कैपिटल फंड, अब देखो जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो हमारा कैपिटल फंड होता है, और हमारा 46,300 कैपिटल फंड है। एक बार वीडियो को जब बैक करेंगे तो आप पता चल जाएगा आपको। ठीक है, देखो, आउट सैलरी ऑन आउट स्टैंडिंग 31 दिसंबर 1992 दिसंबर 1993 2000, यही तो था। अब उसके बाद और चीज क्या थी हमारे पास, और 2500 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और उसके बाद था 31 दिसंबर 1992, क्लब इन्वेस्टमेंट वर्थ 12,000 एंड फर्नीचर 10,000 एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000। आपके सामने सारा पॉइंट दिख गया। अब आप देख लीजिए इसमें जो बैलेंस शीट बना हुआ है। अब आप इस बैलेंस शीट को एक बार देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। वही सारे पॉइंट्स लिखेंगे जो सारे पॉइंट्स वहां थे, आप ऐसे बनाएंगे बैलेंस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तब हमारे पास, अब देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बन गया उसका। अब उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बैठ के शांति से देख लेना। अभी क्योंकि ज्यादा टाइम अगर क्लास में लगाएंगे तो भैया थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, है ना, और मजा भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता, और इसलिए जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में शांति से बैठ के इसको सॉल्व करना, तो आप बेहतर समझ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स। अब हमारे पास ये है तो बैलेंस शीट इसकी। फिर देखो, अब एक पूरी तरह से बैलेंस शीट कैसे बनी हुई है आप इसको देख लो, और इस बेस पे आपको बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, आप वहां देख लिए। सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ज्यादा बोल रहा हूँ भाई, खांसी आने लगती है। एक बार देखिएगा, समझिएगा, कोई दिक्कत होगी तो जरूर पूछिएगा। एक बार कमेंट करेंगे तो मैं आपको रिवाइज करा देंगे। ठीक है, एक बार शांति से बैठ के पहले लगा लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास कुछ नोट्स आते हैं। ठीक है, इन नोट्स को आप समझिएगा। सिंस ऑफ द डेट ऑफ परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज नॉट गिवन, इसमें परचेज इक्विपमेंट जो है डेट उसकी नहीं की, खरीदी गई, कब खरीदा गया है। डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फॉर द फुल ईयर, पूरी साल का डेप्रिसिएशन तब चार्ज होगा। सिंस मैच फंड इज गिवन द इक्वेशन, मैच एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इट एंड द बैलेंस विल अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, जो कि मतलब ये सारे पॉइंट्स देखें जो जो अपीयर है उसमें। ठीक है, आप इस चीज को पढ़िए एक बार, रोक के वीडियो स्क्रीनशॉट लेंगे भाई, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसका भी स्क्रीनशॉट लो और सॉल्व करिए आप। इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और ये प्रिपेयर, अब आपको एक पहले हमने बता दिया, ये वाला आप सॉल्व करके हमको बताएंगे। ठीक है, आप हमको बताएंगे, हमको हमारे नंबर पे आप मैसेज करो, जो मतलब जैसे भी कर सको आप करोगे तो आपको हमें भी अच्छा लगेगा कम से कम, कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं हमें बता रहे हैं। ठीक है, हम देखेंगे। और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो अगर आपको थोड़ा भी न्यूमेरिकल में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप इस क्वेश्चन को मतलब नोट कर लो, अच्छे से रट लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ। यहाँ से क्वेश्चन यही ज्यादातर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इसको अच्छे से रेडी कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना। कोई कंफ्यूजन होगी तो मेरे से जरूर पूछिएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए, क्योंकि यहाँ हम पूछेंगे यार, कोई लाइव तो है नहीं, सब लोग चले गए, क्योंकि रात को 12 बजे जब कोई लाइव आता है तो कौन आता है यार। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक ये क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो आपके सामने ये दिख रहा है। ठीक है, इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले होंगे, आई होप आप ले लिए होंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके आंसर में मेंशन होने चाहिए। ये जो लिखा हुआ है पूरा ये नहीं, लेकिन जो ये बुलेट पॉइंट्स है, जो मोटी मोटी सर्विसेज हो गई, सेपरेट लीगल एंटिटीज हो गई, सोर्स ऑफ इनकम, इनको पढ़ के और इन पॉइंट्स को जरूर मैथ मतलब उसमें करिएगा, और इन पॉइंट्स को भी जरूर मेंशन करिएगा अपने आंसर में। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आई होप। अब इसके जो है कुछ वो हैं, मतलब एमसीक्यूज है जो इस चैप्टर से मेन एमसीक्यूज बन सकते हैं। कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं ये आपके सामने है। 10 वैसे एमसीक्यूज करीब होंगे, तो आप इन एमसीक्यूज का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा प्लीज। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आई होप। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें भी टोटल 10 क्वेश्चंस हो गए। और अभी हम एक बार पढ़ के बता देते हैं कि क्वेश्चन का आंसर देखो कैसे देंगे। देखो, सबसे पहले नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर। अब नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर, अब एक बार बताओ, अगर आपको मान लो ऑप्शन नहीं भी आता तो आपके पास तरीका क्या है? ओनली द ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट पॉसिबल ही नहीं है, इसमें बनता ही नहीं है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड पॉसिबल ही नहीं, तो भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही तो बनता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक उसी प्रकार से रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ समरी ऑफ, रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट किसकी समरी है? तो कॉमन सेंस की बात, अगर आप दिमाग लगाएं तो कैश रिसीव्स एंड पेमेंट्स की समरी है कि नहीं, बताइए आप। सॉरी, थोड़ा सा गैस बन रहा है पेट में। अब उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन पे अगर देखते हैं आप, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय अ क्लब और सॉन। अब देखो, सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस रिसीव हुआ, मतलब ये आपके लिए लाइबिलिटी बन गई। कोई भी चीज अगर आपको पैसा ज्यादा एडवांस में मिल जाता तो मतलब आप लाइबल हो गई कि उनको पे करना पड़ेगा या उनके बराबर काम करना पड़ेगा। आपको मैं अगर 500 रुपए दे दूं, दूंगा नहीं, बस बता रहा हूं कि अगर मान लो मैं आपको 500 रुपए दे देता हूं तो आप मेरा 500 रुपए उधार हो जाएंगे, मतलब आपके ऊपर लाइबिलिटी 500 रुपए की चढ़ गई है और आप दब रहे हैं उसके नीचे। इस हिसाब से अगर आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस में हुआ है, मतलब इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, या आपके लाइबिलिटी साइड में जाएगी बैलेंस शीट के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डोनेशन रिसीव फॉर अ स्पेशल पर्पस इन अ लाइबिलिटी। अब अगर मान लो डोनेशन आपको रिसीव हुआ किसी स्पेशल पर्पस के लिए, भाई कैपिटल रिसीव माना जाता है। क्यों? क्योंकि भाई किसी हो सकता है बिल्डिंग बनाने के लिए दिया हो, मतलब कैसे भी स्पेशल पर्पस के लिए, तो वो आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट में आ जाती है। ठीक, अब उसके बाद आपके सामने ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय क्लब। देखो वही क्वेश्चन पहले दोबारा एक बार और फिर से आ गया, तो इसका आंसर तुम्हारा वही हो जाएगा, इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। दूसरा 8वां नंबर क्या है? डोनेशन रिसीव फॉर अ स्पेशल पर्पस, भाई कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा, इसके पहले हमने डिस्कस कर लिया है। 9 नंबर क्वेश्चन, रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज। अब तो रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या होता है? तो कॉमन सेंस के बाद रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट में आता है। क्यों? रियल अकाउंट को एक और नाम से जाना जाता है जिसको संपत्ति खाता बोलते हैं। भाई रिसीव्स, आपको पैसा आया मतलब आपको असेट मिली और आपके पास से असेट गई, मतलब रिसीव्स एंड पेमेंट। लेकिन अगर इसी जगह पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता तो हम नॉमिनल अकाउंट का आंसर दे देते। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट में जाता है, रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हमारा किस में आता है? रियल अकाउंट में आता है। ध्यान दीजिएगा, अगर रिसीव्स एंड पेमेंट्स की बात करें तो हम रियल आगे लिखते हैं, और अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करें तो नॉमिनल अकाउंट लिखते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर। अब करंट ईयर के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन, अब देखो फिर आपको सब्सक्रिप्शन अगर कोई चीज एडवांस में मिल जाती है तो आपकी लाइबिलिटी नहीं होती है। हमने बहुत बार बताया, क्लास में भी बताया, ऐसे बताया कि अगर आपको कोई भी पैसा, कुछ भी चीजें एडवांस में मिलती हैं तो फिर वो लाइबिलिटी ही होती हैं आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप उधार हो जाते हो उनके लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सॉरी। इस हिसाब से, और ये एक और क्वेश्चन है, इफ there is a match fund, the match expense and the match income are transferred। भैया अब ये बताओ, एक्सपेंस और इनकम कहाँ ट्रांसफर होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होता है, तो लाइबिलिटी ऑफ द बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, क्योंकि इफ देयर इज अ मैच फंड, अगर मैच फंड द मैच एक्सपेंसेस एंड मैच मतलब हो जाएगा हमारा इनकम ट्रांसफर टू, तो लाइबिलिटी ऑफ द बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफर होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेसिकली देखो, इसमें एक कंफ्यूजन है भाई, मैं इसको मतलब आपको क्लियर करके बताते हैं। इसमें एक कंफ्यूजन है, इसका आंसर भी गलत हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका अगर मैच फंड हमारे पास है, मैच फंड है एंड देन, अच्छा हाँ, पहले मैच फंड आपको मिला और फिर एक्सपेंस, हाँ लाइबिलिटी साइड में ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लाइबिलिटी साइड में ही जाएगा, करेक्ट, लाइबिलिटी द बैलेंस शीट। अब उसके बाद आपके पास इस हिसाब से आज का क्लास जो है यहाँ तक था, 27 मिनट्स का था। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा, और इसके द्वारा इसमें जो क्वेश्चन दिए गए आप उस क्वेश्चन को जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। और कोई भी प्रकार की कंफ्यूजन तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में, अगर कोई चीज कोई दिक्कत है। और अगर आपको कुछ और पूछना है तो मेरे से बताइए। खैर आपके लिए मैंने बिजनेस का नोट्स रेडी कर दिया है। कल हम लोग बिजनेस पढ़ेंगे, बिजनेस में पहला चैप्टर, उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है सिर्फ उनका है। थोड़ा सा डेमो आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ठीक है, डेमो आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है, उसका। और डेमो हमारा यही है, बिजनेस, और ये है हमारे पास, एक बार देख लीजिए। ठीक है, बिजनेस का पॉइंट्स हमने बिजनेस का भी नोट्स रेडी कर दिया है, कल हम लोग इसको पढ़ेंगे। और जो मेन पॉइंट्स थे, हिंदी और इंग्लिश दोनों कर दिए, ताकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हो। ठीक है, मैनेजमेंट की प्रोसेस हो गई है,
ठीक है? और उसके बाद प्रबंध की विशेषताएँ यानी कि जो हमारा मैनेजमेंट की जो है मतलब फ फ विशेषताएँ जो होती हैं, यानी मैनेजमेंट मेन पॉइंट्स उसके जैसे यूनिवर्सल हो गया, गोल ओरिएंटेड हो गया, कंटीन्यूअस प्रोसेस हो गया, मल्टी डायमेंशनल हो गया, ग्रुप एक्टिविटीज़ हो गई, डायनामिक फंक्शंस हो गए और इंटैंजिबल फोर्सेस, ये सारी चीज़ें हम कल डिस्क्राइब करेंगे आपके सामने, ठीक है? और आज डेमो दे रहा हूँ, बस देख लो। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल होते हैं, जिसमें सोशल के अंतर्गत क्या-क्या आते हैं, देखिए सोशल के अंतर्गत क्या-क्या आते हैं, ठीक है? और मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, सोशल के अंतर्गत और उसके बाद फिर भी है इंडिविजुअल के अंतर्गत क्या-क्या आते हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं। बस इतना ही इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर का, ठीक है? तो इस हिसाब से आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो यार, 3 दिन मतलब इतने बार आए सब लोग देखने, लेकिन कोई वीडियो को लाइक नहीं किया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी। शॉर्ट वीडियोज़ की मतलब मिलेंगे, वन शॉट वीडियो है आपका, एक ही वीडियो में आपको सारे वो पूरा चैप्टर रेडी हो जाता है। इसका मतलब अगर आप कोशिश करेंगे तो 10-15 वीडियो में 10-15 पूरा आपका बुक रेडी हो जाएगा। जय हिंद, मिलते हैं, गुड नाइट आप सभी को। हाथ जोड़ के सविनय निवेदन, जय हिंद। ओके बाय, गुड नाइट। बताइएगा क्लास कैसा लगा।